नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, जब ये एशिया कप की बात हो रही थी, तो देश का एक जनमानस ये था कि भारत की टीम को इसमें नहीं जाना चाहिए, हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये कहा जा रहा था कि जब पानी और खून साथ-साथ नहीं बह सकते, जब टॉक्स और टेरर साथ-साथ नहीं चल सकते, तो फिर क्रिकेट भी नहीं चलना चाहिए, खेल भी नहीं चलना चाहिए। वैसे बायलैटरल यानी हमारी टीमें पाकिस्तान या पाकिस्तान की टीम भारत, ये सिलसिला तो काफ़ी समय से बंद है। जो अंतर्राष्ट्रीय ये मैचेज़ होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, इनमें कुछ रूल्स हैं, उनसे हमारी टीम भी बंधी हुई है और दूसरी टीमें भी बंधी हुई हैं। और इसी तर्क के साथ हमारी टीम दुबई पहुँची थी, ये एशिया कप के मैच खेलने के लिए। नतीजा क्या रहा? एक लीग मैच हुआ, एक जो टॉप 4 टीमें पहुंची थी, वो मैच हुआ और एक फाइनल हुआ। यानी पाकिस्तान के साथ 3 मैच हुए और पूरी तरह पाकिस्तान को वॉश आउट कर दिया गया। तीनों मैचों में उसे पराजित कर दिया गया। अब बहुत सारे लोग भले ही इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन इसको एक अपॉर्च्युनिटी के रूप में कैसे लिया जाता है और पूरी दुनिया को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने असंवेदनशीलता दिखाई थी पहलगाम जेनोसाइड के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी, जिन्होंने राजनीति करने की कोशिश की थी। और मैं तो कहूंगा कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने घटिया राजनीति की। जो विलेन था उसको बुला करके लंच कराया व्हाइट हाउस में। तो ये बहुत सारी घटनाएं बीच में ऐसी हुई, उन सबको एक मैसेज गया है कि भारत युद्ध के मैदान में भी जीतना जानता है और खेल के मैदान में भी जीत करके मैसेज देना जानता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मौकों पर चूकते नहीं हैं। उन्होंने जो मैसेज दिया है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेस टू आवर क्रिकेटर्स। और ये प्रधानमंत्री ने क्यों किया है? क्योंकि 3 दिन 4 दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएन के मंच पर खड़े होकर के फिर बकवासबाजी की। उन्होंने कहा कि हम जीत गए, हमने भारत के 7 जेट कबाड़ कर दिए। तो हमारी जो प्रथम सचिव है पेटल गहलोत, उन्होंने तो बल्कि कह भी दिया कि अगर खुदे हुए रनवे और जले हुए हैंगर ये आपको अपनी जीत लगती है तो एंजॉय करो। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं अजय रैना साहब, परिचय का कोई मोहताज भी नहीं है और आप सब जानते हैं, अपनी बेबाक राय के लिए वो जाने जाते हैं। अजय जी, ये तो बात ठीक है कि बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे कि क्या ज़रूरत है जाने की, लेकिन कुछ नियम हैं जिनमें हम बंधे हुए हैं। गए, लेकिन एक मैसेज ज़रा ठीक तरीके से दिया और अल्टीमेटली जो इनके मोहसिन नकवी हैं, जो बकवास कर रहे थे काफ़ी समय से और जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी है, उनके हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। ओमकार जी, मैं उस ग्रुप में हूँ जो इसके विरोध में था और हम कह सकते हैं जो सब ठीक हुआ अंत भला सब भला, वो भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, उसको नकारा नहीं जा सकता। पर मेरी एक इसमें राय ये थी कि देखिए, आपने वर्ल्ड कप खेलने के टाइम पे जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था T20 का, और हमने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम तो हमारे मैचेस यूएई में हुए। बड़ा अच्छा लगा उस टाइम, सबने छाती ठोकी। ये नहीं बताया कि जो नेक्स्ट इवेंट के होस्ट हम खुद हैं और हमने उस टाइम गिव एंड टेक किया कि आप हमें यूएई में खेलने दो, एशिया कप के होस्ट हम हैं,
हम होस्ट होने के बावजूद हम यूएई में होस्ट करेंगे। तो मुझे ये बात इसलिए अच्छी नहीं लगी ओमकार जी कि एक बात होती है वर्ल्ड कप की, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो जीता भी है भारत ने। और यहाँ एशिया कप था। एशिया कप में आपके पास जो टीम्स जब मुंह लगाना चाहते हो, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश। अब अफगानिस्तान, ओमान, ये तो मतलब अफगानिस्तान तो फिर भी अच्छी है, श्रीलंका रिकवर कर रही है। तो मेरा ये कहना था कि अगर हम अपने को पावरफुल कहते हैं, बीसीसीआई बहुत स्ट्रांग है, तो ठीक है, वर्ल्ड कप की कमिटमेंट में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने वर्ल्ड कप के कमिटमेंट के बार्टर में, उसके जो बदले में आपने एशिया कप की कमिटमेंट में आपने अपने को नीचे गिरा दिया। अब देखिए ओंकार जी, सब ठीक हो गया अगर हम ना जीतते, कोई मैच हार जाते, और हम सबको पता है कि ये हमारी सेव बहुत ज़्यादा है बीसीसीआई की, तो फिर आपको एक ही पूल में दोनों को खिला के एक एक्स्ट्रा मैच क्यों करवाना था? कोई पैसे कमाने थे? तो उन चीज़ों में मुझे ऑब्जेक्शन है। हम सब समझते हैं कि आप इंटरनेशनल लॉ और स्पोर्टिंग बॉडीज़ के उसको आप नहीं तोड़ सकते, अगर आप नहीं तो आपको बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन आपने कंप्रोमाइज़ किया, या तो फिर आप उस टाइम खुल के बोलते हैं कि हम यूएई में जा रहे हैं खेलने के लिए वर्ल्ड कप, इसके बदले में पाकिस्तान जब आएगा तो हम यूएई में होस्ट करेंगे। मजबूरी है, एक आप पब्लिक ओपिनियन को समझा सकते हो लोगों को, ये उसमें एक इनकी हमेशा चूक होती है। देखिए जिस दिन अगर आप वर्ल्ड कप की तरफ जाएंगे तो हम बड़े खुश थे कि भारत ने खेलने से मना कर दिया, लास्ट मिनट तक फिर यूएई में मैच हुए, टीम्स पाकिस्तान से उठ के फॉरेन की टीम जाके हमसे वहाँ खेल के आती थी। उस टाइम पूरा नैरेटिव बताना चाहिए था, हमारी अपनी पब्लिक है, डेमोक्रेसी है, तो फिर क्या होता है कि लोग समझते हैं कि ठीक है यार, एक बार्टर हुआ। उस टाइम तो अब शेयर बन गए, जब एशियन कप का सबको पता है हम होस्ट हैं, ये आज की बात थोड़ी है। और अगर मैं ये कहता हूँ, दो चीज़ें इसमें देखने वाली हैं ओंकार जी, अगर हम मैच हार जाते कोई, दूसरा इसमें जो सिस्टम शुरू हुए हमें आज अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल अच्छी डेवलपमेंट नहीं है कि प्लेयर ग्राउंड पे खड़े होकर ऐसे ऐसे कर रहा है, 6-0 कर रहा है। ये आने वाले दिनों में अगर ऐसे एक सिस्टम सेट हो गया, आज हमने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया और लेनी भी नहीं चाहिए थे, आई एग्री, मैं तो मैं कहता हूँ गए ही क्यों? कल को पाकिस्तानी अगला वर्ल्ड कप हमारे पास है और पाकिस्तान टीम अगर उस पोजीशन में पहुंचती है, हमारे वर्ल्ड कप में जल्दी प्रधानमंत्री आते हैं और उन्होंने वहाँ पे ऐसे कर दिया, तो क्या करेंगे? देखो गारंटी कोई नहीं है, क्रिकेट कोई भी एक दिन वो दिन होता है जो हम जीते भी हैं, हारे भी हैं इनसे, ऐसी तो पहली बात नहीं है। तो मुझे इसलिए मुझे ओवरऑल एक मैक्रो लेवल की बात पे मुझे इस पे विरोध था। अब जैसे हो गया, अच्छा हो गया, चलो ठीक है, बड़ी प्रेसिडेंस भी अच्छी नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली, नेक्स्ट वर्ल्ड कप हमने होस्ट करना है श्रीलंका के साथ मिलके, उसमें अगर इन्होंने बदतमीजी कर दी हमारे साथ तो फिर हम क्या करेंगे? तो शायद अच्छा होता कि एशियन लेवल के क्रिकेट टूर्नामेंट में जा तो हम ना खेलते पहले से ही, और होस्ट होके हमने चेंज किया था, पूरी पब्लिक को बता देते उस टाइम, और उस टाइम लोगों ने एक्सेप्ट कर लेना था कि वर्ल्ड कप पे हमने तड़ रखी है और जीत भी गए, उस जीत की खुशी में बता भी देते ना, तो होता नहीं। तो इसलिए जो लोगों का सेंटीमेंट, देखो डेमोक्रेसी में आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हम पब्लिक की नहीं सुनेंगे, चाहे 10% ही हो, सेंटीमेंट तो है। फिर लोग उसको जब पैसे से जोड़ते हैं कि आपने दोनों टीम को एक पूल में क्यों रखा, इतनी सेहत तो आपकी थी कि आप पाकिस्तान को थोड़ा साइड में रख सकते, हो सकता है पाकिस्तान उस पूल में हार जाता, हो सकता है आपको सुपर लीग 4 में मिलता ही ना, वो जो नेक्स्ट जो राउंड था। तो इसके मैं अभी भी आज अपनी ओपिनियन पे अडिग हूँ कि ये हमें नहीं खेलना चाहिए था, और उसमें अगर हरजाना लगता तो लगता, हमारे बीसीसीआई के पास पैसे कम थोड़ी हैं। और ये जो मिसबिहेवियर, जिसको एक मिसकंडक्ट कह सकते हो आप, देखिए हमें जो भी कहें, ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं, गेम के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं। तो ये मेरा व्यू है। बाकी ये जैसे मैंने कहा, जो हो गया अंत वाला सब बला, हम जश्न मनाएंगे, ठीक है, बिना ट्रॉफी के, उसमें क्या है। लेकिन ये मेरी राय है ओमकार जी। बाकी हर राय का मैं स्वागत करता हूँ, हम सारे भारतीय बराबर हैं। आपको लगता है कि जो कुछ मैदान पर हुआ है ये बिना सरकार की इच्छा के या बिना सरकार के संदेश के हुआ है? नो, ये तो सरकार ने करवाया, पर मेरा ये कहना है कि ये बहुत बड़ा जुआ था। अगर हार जाते तो क्या होता? आपने हाथ, मैंने मैच फॉलो नहीं किए, पर पहले मैंने सुना पहले मैच में और बाद में भी हाथ नहीं मिलाया टीम ने, है ना। जीत के आपने नहीं मिलाया तो आप ठीक है, आप अच्छे लगते हो, हार के ना मिलाते तो एक जब नेशनल प्रेस्टीज की बात आती है ना, इतना बड़ा जुआ नहीं खेल सकते। मेरे ये कहने का ये मतलब है कि आप ठीक है, इसको लोग कह रहे हैं साइलेंट बहिष्कार, बोला भी नहीं और जाके ग्राउंड पे बहिष्कार किया। लकली महादेव की कृपा रही, कौन सी दशा चल रही है, एस्ट्रोलॉजर बोलते रहे, चंद्र मतलब जो भी दशा चल रही है, तो हम निकल आए। अगर अटक जाते हो ओमकार जी तो बड़ा एम्बैरसिंग हो जाता है।
और जो बदतमीजी वो लोग कर रहे हैं ग्राउंड पे, हमारे जब स्पेक्टेटर्स ने, जो पढ़ने में आ रहा है, मैंने तो मैच देखा नहीं, और वो फिर ग्राउंड के अंदर से भी उनके पाकिस्तानी कुछ 6-0 कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक्चुअली जो ICC के कोड ऑफ कंडक्ट में है, उनका तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे शिक्षा लेके रूल स्ट्रिक्ट करने चाहिए, और एक लीवे देनी चाहिए अगर कोई टीम किसी से नहीं खेलना चाहती, एटलीस्ट रीजनल लेवल पे। वर्ल्ड कप में ठीक है, वर्ल्ड कप हम सब मानते हैं ओलंपिक्स है क्रिकेट का, लेकिन एशियन कप, और वो दूसरे को क्यों बोल गया? बांग्लादेश कौन सा हमारा मित्र है? देखी थी उनकी शक्लें, जो मैंने कल किसने ट्वीट किया कि बांग्लादेशी अपने को टर्क समझते हैं, तुर्की मानते हैं, तो किसने पोस्टर डाला हो ये तो एप है, तो मैंने उसको रीट्वीट किया था। तो मैंने उनका मैच भी नहीं देखा, पर जो वो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं वहाँ पे, तो अगर देखिए आपको शक्ति अपने आप को एग्जर्ट करना तो हर जगह करना पड़ेगा। जहाँ पे नहीं स्कोप है, वर्ल्ड कप को आप नहीं बहिष्कार कर सकते, तो ठीक है, लोगों को समझाना पड़ेगा। आप नैरेटिव की क्यों मार खा जाते हैं? आप सिर्फ, मेरा एक ही सवाल है आपसे, क्योंकि हम अब दो पक्ष में बैठे हैं आमने सामने, अगर हम ना जीतते तो क्या करते हैं ओंकार जी, ये बताइए। अब देश की इज्जत इतने बड़े जुए दाव पे नहीं लगा सकते कि इस टीम जीतेगी भी। आई बिलीव कल कोई हालत पतली हो गई थी हमारी शुरू में, क्योंकि सुबह मैंने जब न्यूज़ पढ़ रहा था उसमें ये था कि भाई आई थिंक 20 के 25 के 30 के नीचे 3 आउट, 20 पर 3 गिर गए। तो देखो, होने को कुछ भी हो सकता है। आपने भी खेला, हम सब ने खेला, देखा, फॉलो किया। एनीवे, जो हो गया अच्छा हुआ। मे बी नैरेटिव ठीक होना चाहिए, मेरा सरकार से ही रिक्वेस्ट है जी। दूसरे, ये जो शहबाज ने वहां मंच पर खड़े होकर के कहा कि हम जीते और वो जीते हैं, ये नैरेटिव बना करके तो ये फील्ड मार्शल बन गए अपने आसिफ मुनीर, और फील्ड मार्शल बनने के बाद से पिछले 3-3.5 महीने के भीतर ये 3 बार व्हाइट हाउस जा चुके हैं। इस बार तो कुछ कोई संदूकड़ी टाइप लेकर के गए थे, उसमें पता चला कि बलूचिस्तान से कुछ पत्थर और कुछ दूसरी चीजें चुन करके, रेयर अर्थ जो है वो सब लेकर के गए थे ट्रंप को। एक्चुअल में हो क्या रहा है? लोग तो अब ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं, भाई KPK में भी और बलूचिस्तान में भी रोज लाशें बिछ रही है, सैनिकों की भी और वहां के नागरिकों की भी, और आप सौदेबाजी करने में लगे हुए हो। ओमकार जी, इसमें एक तो अगर मैक्रो लेवल की बात करें, ऊंचे लेवल की बात करें, तो देश का करैक्टर सामने आता है। 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान को पीटा जा रहा था, ईस्टर्न पाकिस्तान जो था, उस ईस्ट पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश कहते हैं, तो हमारे वेस्ट फ्रंटियर पे वो लोंगोवाल वगैरह में आए थे, वहाँ यहाँ भी पिटाई हुई थी उनकी। लेकिन जो आर्मी कमांडर थे ना, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं अपने बंदे मरवा के, पाकिस्तान का ये खाली पड़ा हुआ था पूरा नीचे रहीम यार खान के सामने का इलाका, डेजर्ट, हमने पीट दिया था बुरी तरह से इनको, कि मैं अपने जवानों की बलि दे के एक वेस्ट लैंड, ऐसे वाली लोग जहाँ पे उल्टे दिमाग वाले, मैं उसको नहीं लूँगा। ये एक कंसर्न था उनका। और पहले तो लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, जैसे आज क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया गया। जो भी कमांडर, जो भी मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिसको भी अपने लोगों के बारे में प्यार, मोहब्बत, और वो ये समझ सकता कि अगर मैं उनकी जगह होता और मेरे घर में ऐसे उनकी डेड बॉडी आती, तो फिर वो देखता कि क्या है, वर्थ इट है, एक पंगा लेना वर्थ इट है। ये हमारा कैरेक्टर है, और ये 71 में भी था और आज भी है। और दूसरी तरफ आप देखिए, सभी कह रहे हैं POK ले लो, POK ले लो, लड़के POK लेना आज, और उसमें 1000-2000 जवान को मरवा देना, और बाद में फिर वही पॉपुलेशन, वही उल्टा दिमाग। दूसरी तरफ ये है जो आप कह रहे हैं कि 15 से 20 इनकी एवरेज चल रही है पर डे, इनके मारे जा रहे हैं, इनकी पोस्ट उड़ा दी जा रही हैं, इनकी बसेस, सिविल बस में सफ़र कर रहे हैं, उनको भी आके उनको पहचान के वो मार रहे हैं। पर आप उधर वाशिंगटन में जाके अपनी सौदाबाजी कर रहे हो, बिकॉज आपके लिए ये सारे ये जितने भी हैं ये डिस्पोजल पे हैं, ये लोग आपके किसी मतलब के नहीं है। आपके बंदे मरते हैं, जितने मरते हैं उनको वो जिहाद और बदतरूरों का कैप्सूल खिला के ये लोग उनको ये करते। अब ये जो शहबाज शरीफ कहता है, उसमें मेरे को फिर अपनी शिकायत है गवर्नमेंट के साथ। हमारे एयर चीफ ने भी, और जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, एयर ऑपरेशन, नेवल ऑपरेशन हुआ था, तो बोला था कि हम गिनते नहीं हैं। मैं ठीक है, हम सबको पता है कि हमने 10 से 11 जहाज इनके गिराए हैं, और हम सबको पता है कि हमारे पायलट सारे सेफ आए हैं। 1-2 जहाज डैमेज भी हो सकते हैं, मुझे इसका कंफर्म नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? आप नंबर्स के साथ सामने आइए। वो जो
यूएन में जाके काउंटिंग शुरू हुई, 5 करते करते 6 पे आ गए, अभी 7 पे आ गए। इसको आप लगाम नहीं लगाओगे तो 10, 11, 12 पे पहुंच जाएगा अगले साल तक। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है बढ़ता जा रहा है काउंट में। तो या तो 2 ही तरीके हैं, या तो इस पाकिस्तान नाम के नासूर को ख़त्म कर दो, ऑपरेशन सिंदूर का जो नेक्स्ट फेज में ख़त्म ही कर दो फिर, और बिना अपने जवान मरवाए वायलेंट एक्शन से ख़त्म कर दो, या फिर हमें भी आई थिंक कहीं खड़े होके तीसरा तरीका ये इग्नोर कर दें। और इग्नोर होता नहीं है, हम इग्नोर करें, आप इग्नोर करें, दुनिया नहीं इग्नोर करती ना। एक देश का प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर बोल रहा है हमने इनके 7 जहाज गिरा दिए, और वो उसका इम्प्लीकेशन ये होती है कि ये सिर्फ जहाज गिराने की बात नहीं होती, कौन सी कंपनी का, कौन सी ब्रांड का जहाज है, राफेल गिरा, सुकोई गिरा, आप इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन है। तो अगर आपने एक कंट्री से साझेदारी करके वहाँ से जहाज खरीदे, अभी राफेल का भारत में निर्माण होने का प्रपोजल चल रहा है, तो हमें उसको डिफेंड करना चाहिए। हमें अपनी ये दिखाना चाहिए कि भाई हमारे नहीं गिरे, हम हमारे साथ सारे ठीक हैं, उल्टे हमने आपके मारे। तो ये थोड़ा सा हम अभी भी, हालांकि जो प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है, मैं तो ये कहूँगा अनयूजुअल ट्वीट है, इतना ज़्यादा आगे आके नहीं करते ये, लेकिन प्रधानमंत्री जी फ्रंट फुट पे आ गए हैं और लग रहा है क्लियरली थोड़ा उनका रवैया बदल चुका है, और बदलना भी चाहिए। बिकॉज मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अभी जो स्पेस थी ना हमारी लीडरशिप के पास कि चलो इसको भी प्यार मोहब्बत से टरका लो, इसको भी सोनम वांगचुक को भी पद्मश्री पकड़ा दो, वो स्पेस अभी खत्म हो चुकी है। अभी डू एंड डाई, नाउ एंड नेवर वाली बात है। तो प्रधानमंत्री जी फ्रंट फुट पे आए हैं, देश को फ्रंट फुट पे आना चाहिए। मारे हैं तो बताइए, और हमारे पास एविडेंस है। बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप किसी को मारते हो ना जहाज को, तो आपकी जब मिसाइल भी स्ट्राइक करती है तो उसकी फोटोग्राफी एविडेंस आपके पास होता है। उनके पास रत्ती भर का एविडेंस नहीं है। अमेरिका ने उनकी सपोर्ट की, चाइना पूरा उनके साथ खड़ा था, टर्की, अजरबैजान, कोई एक बंदा हमारे किसी नष्ट हुए जहाज का फोटो नहीं ला सका। और हमने उनका एयरपोर्ट का जो हाल किया और जो एयरक्राफ्ट का जो हाल हुआ, तो उसके सबकी हमारे पास एक्चुअली सैटेलाइट पिक्चर से लेके सब कुछ है। तो आई थिंक फिर अभी फ्रंट फुट पे खेलना तो पूरे देश को, जैसे ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश का ऑपरेशन था, उसमें इंटेलिजेंस वाले भी थे, फौज भी थी, हम लोग भी सारे खड़े थे, देश साथ में खड़ा था। तो ये ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करो और उसको फिर उसी तरीके से खेलिए जी। इसमें क्या कोई मैसेज भी है क्या? ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, और ये लगातार अब ये बात कही जा रही है कि ये तीसरी चौथी जीत, एक ऑपरेशन सिंदूर और 3 यहाँ। क्या ये केवल पाकिस्तान को मैसेज है या 7 समंदर पार भी मैसेज देने की कोशिश हो रही है, जो गलबैयां पा रहे हैं इनसे, मुनीर से, और बड़ा खैर मकदम किया प्रधानमंत्री का भी डोनाल्ड ट्रंप ने। बिल्कुल एक क्लियर कट मैसेज है। अब एक इतने बड़ी डेमोक्रेसी का इतना बड़ा पावरफुल देश जो अपने आप को इमर्ज कर रहा है, उसका प्राइम मिनिस्टर जब ट्वीट करता तो उसको, ये तो है नहीं हमारी तरह कि हम गेमर क्या होता है सोते सोते ट्वीट करते, नींद आ गई होती है तो गेमर गलत चीज ट्वीट हो जाती है, अगले दिन उसको डिलीट करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं, ये भी कोई सोची समझा तरीका है। और एक मैसेज भी है कि तुम जिस घोड़े के ऊपर शर्त लगा के बैठे हो, उस घोड़े को तो हम लड़ाई में भी पीटते हैं और हम मैदान में भी पीटते हैं और फिर पीटेंगे, आगे भी टांगे तोड़ेंगे, आगे भी हाँ। तो टांगे ये तो नहीं कहा ना कि एशियन कप खत्म हो गया तो अभी ऑल राइट, नो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये बड़ा क्लियर है कि जिस घोड़े पे तुम सवार हो, कोशिश कर रहे हो, उस घोड़े की टांगे तोड़ने हमें आती हैं, हमने पहले भी तोड़ी है। और यही ट्रंप कुछ महीने पहले तक क्या बोल रहा था कि भारत, उसको तो खैर टाइम लाइन्स के नहीं पता, भारत 1000 साल से पाकिस्तान के साथ लड़ता रहा है, इसका लोहा लेता रहा। तो आई मीन हाँ, मैसेजेस होती है बिना पर्पस के नहीं, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी मैसेज है और उनके लिए भी है, 7 समुद्र पार भी है। बिकॉज वो जैसे आपने कहा 3 बार मिल लेना, और फिर अभी देश का सौदा हो रहा है कैमरे के ऊपर, लोगों के सामने आप अपना एक जोहरी की तरह अपना सामान लेके, पुराने ज़माने में आते थे हमारे शादी ब्याह में लेके, और जोहरी जी भी आते थे, ज्वेलर भी आते थे, फिर वो सब होता था ऐसे। बड़ा अजीब सा ये सिस्टम जी। अजय जी, एस जयशंकर साहब का जो भाषण था यूएन में, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया, और ये एक्चुअल में घोषित नीति भी है हमारी, और अमेरिका अब तक समझ भी गया होगा, नहीं समझा हो ऐसा मैं मानता नहीं, कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, किसी प्रेशर में नहीं लेते, राष्ट्रीय हित हमारे लिए सर्वोच्च है। और यही बात लावारोव ने भी कह दी, रूस के विदेश मंत्री ने भी कह दी मंच से। ये मैसेज क्यों देना पड़ा यूएन
के मंच से एस जयशंकर साहब को। ये तो पता है, अमेरिका को भी पता है। अगर पता नहीं है तो मैं कहूँगा कि मूर्ख लोग बैठे हैं, क्योंकि इतने समय से वो प्रयास कर रहे हैं। अभी पीयूष गोयल के नेतृत्व में फिर एक प्रतिनिधिमंडल गया था वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन 2 दिन में फिर वापस आ गए वो। इसका मतलब सीधी-सी बात ये है कि जो अमेरिका चाह रहा है, वो भारत बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और जयशंकर साहब के मैसेज के साथ एक बहुत बड़ा मैसेज और भी था, उन्होंने यूएन को भी थप्पड़ मारा। अगर आप चलो डिसेंट लैंग्वेज में कहो तो यूएन को भी आईना दिखा दिया कि भाई तुम लोग बने थे युद्ध रोकने के लिए, और जो हालत है दुनिया की, उन्होंने गिनाए, फिर यूक्रेन गिनाया, उन्होंने वेस्ट एशिया गिनाया और कहा कि बहुत सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं जिनको तो हम बात ही नहीं करते। और आप जो बैठ के वीटो पावर लेके बैठे हुए 4-5 नंबरदार खड़े करके आज के ज़माने में वो काम नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, मैसेज था। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने जैसे एक रैंट किया ना, शहबाज शरीफ ने, हमने उस रैंट का रैंट से बदला जवाब नहीं दिया। हमारे वो जो डिप्लोमेट है उन्होंने तो बड़ा, लेडी ने बड़ा अच्छा उनको जवाब दिया, बट हमारे ईएम साहब ने एक पूरा एक जो कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच जिसको कह सकते हैं, जिसमें यूएन की खामियां, ये जो इनकी बड़े बुली बनने की आदत और दूसरों को धक्का मारने की आदत, और ग्लोबल साउथ की परेशानियां, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूएन में, हमारी भी तो नहीं है, और एक्सपेंशन करने का टाइम आ गया। और ये भी कहा कि भारत तैयार है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, कि तुम्हें कोई शक ना रहे। कल को ये मत बोलना कि बच्चा रोया नहीं था, दूध नहीं दिया। तो लॉबिंग तो चल रही थी पहले भी, लेकिन यूएन के मंच पे खड़े होके ये बड़ा क्लियर। और ये जो आपने कहा कि दोबारा क्यों किया, आई थिंक इसको दोबारा इसलिए किया गया कि हर जगह की ऑडियंस और हर जगह का एक प्लेटफॉर्म का अलग वैल्यू होती है। कई चीज़ें जब हम अपने घर के अंदर बैठ के बोलते हैं, या एक इंटरव्यू में बोल देते हैं, या किसी पॉडकास्ट में बोलते हैं, या सपोज किसी यूनिवर्सिटी के फंक्शन में बोलते हैं, उनकी भी अपनी वैल्यू है। ये नहीं कि लोग सुनते नहीं, लेकिन अब यूएन के मंच पर खड़े होकर बोलते हो जब, तो फिर दुनिया सुनती है। उसको माने ना माने, वो एक रिकॉर्ड में चला गया, सारा हो गया। और अगर अभी भी यूएस को इसका संदेश नहीं मिला तो हम उनको ऑल दी बेस्ट ही बोल सकते हैं। आई थिंक अभी बीच में सोया और उसके ऊपर कॉर्न के ऊपर कुछ र्यूमर्स उड़नी शुरू हुई थी कि कंप्रोमाइज़ हो रहा है, फिर रशिया का तेल कंप्रोमाइज़ हो रहा है, वो होता हुआ दिख नहीं रहा। ये तो चलता रहेगा, र्यूमर का बाजार चलता रहेगा। बट पहली बार भारत अपनी पॉलिसी क्लियर कट बोल रहा है। और अब ये ना भूलें कि जब यूएन में हमारे ईएम साहब खड़े होकर बात करते हैं तो हमारा डोमेस्टिक ऑडियंस को भी एड्रेस कर रहे हैं, वो हमें भी सुना रहे हैं कि भैया हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मछली पालकों के लिए हम ये पंगे ले रहे हैं। हो सकता है कल को थोड़ा सा टफ टाइम भी आए, उस टाइम आपको समझ आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे तो, आप जैसे आपने पहले मेंशन किया कि ऑपरेशन सिंदूर की भी खिल्ली उड़ाने वाले बड़े थे। कल को अगर हमारे को सैंक्शन लग जाए वर्स्ट केस सिनेरियो में, या कुछ हमारे पे कठिनाई आ जाए, जो कि हम टाप जाएंगे, हमें उस भारत सरकार तैयार है, तो यहाँ नंबरदार यहाँ भी खड़े हो जाएंगे। बोल तो रहा है बड़ा वीक प्राइम मिनिस्टर है, एक ने बोला था उस दिन। तो ये डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, अपने दोस्त, और आप फिर हमारे जो भारत जैसे बड़े देश का जो ईएम या प्राइम मिनिस्टर साहब जब खड़े होकर बात करते हैं तो उसको फिर आइसोलेशन में नहीं देखते, फिर देखते हैं कि साथ में, जैसे आपने मेंशन किया, रशिया ने क्या कहा, इसराइल ने क्या कहा, चाइना ने क्या कहा। इसराइल वाले तो क्विज लेके क्विज मास्टर बन के आगे बीबीजी की, बताओ जरा क्या। तो आई थिंक बड़ी अच्छा एक डिप्लोमेटिक जो मैसेजिंग है भारत, अनलाइक अमेरिका जिसका कॉमर्स सेक्रेटरी कुछ बकवास करता है, क्या लैंग्वेज यूज़ करता है, हमने बड़ी मैच्योरिटी के साथ इसको मैसेज क्लियर की है, डोमेस्टिकली भी इंटरनेशनली भी। आगे होता गया, लेट्स सी। मेरी तो अपना ओपिनियन है कि यूएन का भी कोई वैल्यू रहा नहीं है, ये तो बिल्कुल माफिया है, इसका भी जाने का समय हो गया। ब्रिक्स शायद इसको एक टाइम पे आके लात मार के बाहर निकाले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ब्रिक्स बनता है तो हम वो गलती ना करें जो यूएन में हुई। जैसे ब्रिक्स में हमारे पास जो फाउंडिंग मेंबर्स के पास वीटो पावर है, तो आई एम श्योर कि उसको या तो वीटो हटा दिया जाए, या फिर वीटो का एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कुछ करके वीटो पावर्स के अंदर भी एक वोटिंग का सिस्टम, नहीं तो फिर हम एक और यूनियन बना के खड़े हो जाएंगे, और फिर कुछ सालों बाद ये भी इररिलेवेंट हो जाएगा। जी, आप वाणिज्य मंत्री की बात कर रहे थे, इनका बयान मैं देख रहा था आज सुबह। इन्होंने कहा हमें कुछ देशों को सुधारना होगा, और इन्होंने ये कहा है कि भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों को हम फिक्स करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के साथ इन्हें ठीक से व्यवहार करना पड़ेगा।
इस तरह की लैंग्वेज में ये लगातार भौंक रहे हैं, मैं कहूँगा भौंक रहे हैं। तो ये ट्रंप के इशारे पर भौंक रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप राष्ट्रपति को विश्वास में बिना लिए इस तरह की बकवासबाजी करें। और अगर इस तरह की बकवासबाजी करने की छूट ट्रंप दे रहे हैं, तो फिर ये नेगोशिएशंस क्यों हो रही हैं? जी बिल्कुल, मेरे को इसमें कोई शक नहीं है। ये अमेरिका एक सुपर पावर है, हर चीज़ वहाँ उल्टी या सीधी जो भी होती है एक प्रोसेस का हिस्सा होता है। ब्रीफिंग्स लिखी जाती हैं, अप्रूव होती हैं। हाँ, ट्रंप बाय नेचर, उसकी नेचर ये है कि उल्टी चीज़ें बोलना, गलत बातें बोलना, अपशब्द बोलना। आप इमेजिन कीजिए कल को हमारा पप्पू ट्रंप की जगह बैठ जाए तो ये क्या करेगा? ये कुछ करेगा ना, जो इसके जो हमारे कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन जो गंद उबलते रहते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि ट्रंप ने ओके किया हो, लेकिन मैं यही हमेशा कहता हूँ, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे आर्मी का एक्शन हो, मिलिट्री ऑपरेशन हो, मैं कहता हूँ कि ये दुश्मन जो है, जो आपके सामने जो दूसरी पार्टी खड़ी है, वो तो वो करेंगे जो वो उनकी समझ है। हमने करना क्या है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, या कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता। वो सब समझदारी जो दिख रही है हमारे रिलेशनशिप में। तो ये जो भी कर रहे हैं इनका देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन में की जाती हैं ऐसे बातें। दुनिया ने कोई डिप्लोमेसी पहली बार थोड़ी देखी है। ये फ्रस्ट्रेशन का तरीका है कि आपसे कुछ नहीं हो रहा, कोई आपको एक ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा। जैसे हम लोगों को है कि ब्रेक थ्रू मिल जाए, चलो सेटल हो जाए, उनको भी ज़रूरत है। अभी ये जो इन्फ्लेशन का जो अमेरिका में नया चक्कर चला है कि इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो गई है, इसके बाद जो अनरेस्ट होगी अमेरिका में, वो भी उनको नज़र आती है। अभी देखिए, हम जितना मर्जी NRIs को छोड़ के हम जैसे यहाँ बैठे हैं, हम अमेरिका के अंदर के हालात नहीं समझ सकते। हम सिर्फ सेकंड हैंड, थर्ड हैंड इन्फॉर्मेशन पे बात करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान को अगर वो कंपेयर करें, पाकिस्तान जब भी फ्रस्ट्रेट हुआ उसने भारत के साथ युद्ध छेड़ा। अमेरिका जब भी फ्रस्ट्रेट हुआ, कभी इराक में घुस गया, कभी ईरान के ऊपर बम फेंकने चल पड़ा, कभी अफगानिस्तान में। इसका भी यही काम है। इनकी बदकिस्मती ये है कि एक तो भारत को ये इराक की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि इनके जहाज आएँ और डेजर्ट स्टॉर्म की तरह घुस जाएँ पाकिस्तान से, उनको औकात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भारत अभी अकेला भी नहीं है। अब जो सामने दिख रहा है एक एक्सिस पावर का बन रहा है, उसमें चाहे हम विलिंग अनविलिंग क्लाइंट हैं चाइना के होने के कारण, बट रशिया, इंडिया, चाइना, ईरान एक बहुत बड़ी। आज आपको पता है ईरान के अंदर, ईरान की जो युद्ध पॉलिसी थी शुरू से, वो ये थी कि हम इसराइल को तबाह करेंगे। उनका बड़ा सिंपल था, सऊदीज उठेंगे तो उनको तबाह करेंगे। और तबाही करने के चक्कर में उन्होंने हज़ारों मिसाइलें बना ली, और बेस्ट वाली मिसाइलें भी यूज़ नहीं की हैं। लेकिन अपने डिफेंस पे इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। एयरफोर्स है नहीं, एयर डिफेंस है नहीं, इसलिए इनको इसराइल जब आए मार के चला जाता। इस टाइम एज वी स्पीक रशियन एयर डिफेंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट हैं ईरान के अंदर। ईरान का, मैं ये तो नहीं कहूँगा S-400, बट एक अच्छा फॉर्मिडेबल एयर डिफेंस खड़ा कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत, चाइना, रशिया और ईरान और नॉर्थ कोरिया बाई डिफ़ॉल्ट, ये जो एक्सिस है, इसके होते हुए अमेरिका की हिम्मत नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर ये बातें कर रहा है। अभी ट्रंप ने ओके भी किया होगा तो बड़ी बात नहीं है, वो गिरा हुआ आदमी है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्रस्ट्रेशन, मुझे फ्रस्ट्रेशन दिखती है, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं जी। अब कार्यक्रम के अंतिम में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, ये वाणिज्य मंत्री तो हमारे यहाँ भुट्टे बेचना चाहता है। कई बार कह चुका कि 140 करोड़ की आबादी है, एक बोरी मक्का भी नहीं खरीद रहा भारत हमसे। और जो कुछ दूसरे सामान बेचना चाहते हैं उनके लिए हम अपना मार्केट खोल नहीं रहे, अपने दरवाजे खोल नहीं रहे। इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है तो बौखलाहट में तरह तरह की बातें कर रहे हैं ये। तो बड़ा सवाल ये है अजय जी कि ट्रेड डील होगी या नहीं होगी, और होगी तो क्या भारत की अपनी शर्तों पर होगी? और दूसरा ये शायद इसी से जुड़ा हुआ है कि क्वाड की समिट होगी या नहीं होगी, ट्रंप आएंगे या नहीं आएंगे? ट्रेड डील मेरे ख्याल से किसी ना किसी लेवल पे होगी, जाके किसी ना किसी स्टेज पे होगी, और गिव एंड टेक पे होगी। ये तो सीधी सी बात है। ठीक है, हम अपना भारतवासियों का प्रोटेक्शन, उनका देखभाल करना सरकार ने जिम्मेवारी ली हुई है, स्टेटेड पॉलिसी है कि जो हमें सूट करता है हम वही करेंगे। बट बात सिंपल सी है कि टेबल पे जब बैठते हो तो गिव एंड टेक होता है। वो गिव एंड टेक क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बट इतना तो क्लियरली लग रहा है कि जो गिव एंड टेक का चांसेस हैं
वो भी शायद काम नहीं कर रहे, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट होके वो इंटरव्यू दे रहा है, इसीलिए हमारी टीम वापस आ गई। बिकॉज इन्होंने अपने फार्मर्स को, जब इन्होंने यहाँ से निकालने शुरू किया, लेटिन अमेरिका वाले लोगों को उठा उठा के बाहर फेंकना शुरू किया, जो कि इनके फार्म्स पे काम करते थे, चीप लेबर थी, मैक्सिकन्स और बाकी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मैक्सिकन एंड ऑफ कोर्स अदर लेटिन अमेरिकन कंट्री जो बाकी वाली हैं, नीचे से बड़ी मैन पावर इनके पास आती है, तो इनको क्लियर लग गया कि जब उनको उठा के बाहर जानो कि फार्मर्स को प्रॉब्लम पड़ गई और मौसम भी खराब रहा है, प्रोडक्शन कम हुई, तो उन्होंने एक पैकेज जारी किया। लेकिन जो अमेरिकन प्रोसेस है, उस पैकेज के अनुसार फार्मर्स को वो पैसा अगले साल मिलेगा। और जो अभी इनकी फसल निकल रही है आने वाली, जो बम्पर क्रॉप सो कॉल्ड, जो अभी सही वाली आ रही है, उसका लेने के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट भारत में थी। हम तो आप अपना टैरिफ लगाइए, आप लोगों को बोलिए कि यहाँ दवाई बनाओगे तो सस्ती है, दवाई बाहर से लाओगे तो 100%। आप इमेजिन कीजिए, अपने लोगों को तंग कर रहे हो आप, अपने जो उन मरीजों को मारना चाहते हो इतने स्ट्रिप लगा के। तो ऐसे वाला जो देश जो अपने आप को इतना सुपर पावर होने के बावजूद एक बिल्कुल गली के गुंडे की तरह बिहेव कर रहा है, तो इनके साथ जाहिर है कि हमारी जो नेगोशिएशंस हैं वो बड़ी टफ फेज में जा रही हैं। बट ट्रंप एक आइटम है और अमेरिका अलग चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो किसी न किसी लेवल पे ये ट्रेड डील होगी, और आज नहीं होती है तो मे भी ट्रंप के हिलने के बाद या मिड टर्म के बाद हो जाएगी। सिर्फ हमारे शर्तों पे होगी, ये एज्यूम करना भी गलती है, ऐसा होता ही नहीं है। और दूसरी बात रही क्वाड की, तो देखिए क्वाड का जो कंपोजिशन है, जो चाइना को मेन हमारे साथ इशू था, उसमें हमने समझदारी पहले ही दिखाई, हमने क्वाड में मिलिट्री कंपोनेंट नहीं डाला। अगर ट्रंप जो कि एक बिजनेसमैन है और जिसने बिजनेस के चक्कर में पाकिस्तान जैसे एक गिरे हुए उसको मुल्क को, दहशतगर्द मुल्क को, टेररिस्ट कंट्री को अपनी गोद में बिठा लिया, तो हमें ये भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर हमारी ट्रेड डील नहीं होती तो ये ना आए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हमें वो ठीक है। उसके बाद वैसे क्वाड में है क्या, एक्चुअली देखा जाए तो RIC में फिर भी अभी बना नहीं है, लेकिन एक है, ब्रिक्स में एक हिम्मत है। क्वाड तो शुरू में भारत ने कहा था सप्लाई चेन्स पे चलते रहो, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते रहो, बाकी तो मिलिट्री कंपोनेंट उसमें था ही नहीं। तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ट्रंप ना आए, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा लास्ट लाइन ये होगी, अगर ट्रंप नहीं भी आता तो जैसे फिर हम भी कहते हैं जाओ बाढ़ में, ना हो, इट डजंट मैटर। बट भारत को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को फिर एक सोचना पड़ेगा कि ये जो देश है जो किसी को भी पैसे लेके भी डंप कर सकता है, जैसे कतर के ऊपर बॉम्ब गिरवा दिए, तो हम तो उन पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया डिपेंडेंट है इनके ऊपर। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यूएस के रिलेशन ख़राब हो रखे हैं। तो हमें ये भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि एक नई, एक लूज काइंड ऑफ कन्फेडरेशन कुछ और बन के निकले, अगर ये नहीं आता, खास करके क्वाड के समिट में। जी। और आखिर में एक बड़ा अहम सवाल मैं समझना चाहता हूँ, आप समझाएंगे, ये मुझे पता है। ये जब से प्रधानमंत्री चाइना से लौटे हैं और पुतिन भी वापस मॉस्को से लौटे हैं, कुछ खिचड़ी पकी है क्या वहां पर? क्योंकि देखिए, दो घटनाएं हुई हैं इधर, ये आपस में जुड़ी हुई लगती हैं मुझे। ब्रिक्स को लेकर के ट्रंप बिदका हुआ है, अमेरिका बिदका हुआ है। इसके बावजूद एस जयशंकर ने वहां ब्रिक्स देशों के साथ मीटिंग की है। नंबर 2, चीन ने संभवतः पहली बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में यूएनएससी में भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन किया है। तो क्या ब्रिक्स को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ रहे हैं रूस के, चीन के और भारत के? ओमकार जी, अगर हम ये तीनों कंट्रीज ना भी चाहें, रशिया तो शुरू से कह रहा है, रशिया को तो चलो हम कहते हैं, हम और भारत, चाइना आपस में कुछ खुंदक में रहे ना, तो इंटरनेशनल दबाव पड़ रहा है ब्रिक्स के ऊपर। 84 कंट्रीज लाइंड अप है एप्लीकेशन हाथ में पकड़ के। अब इमेजिन कीजिए, 10 ब्रिक्स जो इनिशियल शुरू हुआ, फिर +10, ब्रिक्स +10 पे आया, अभी 10 और वेटिंग थे, अभी 84। आपका साइज जाके 100 कंट्रीज के आसपास, तो आप तो यूएन को डिफंक्ट कर दिया। तो जब क्या होता है ना, आपसे जो उम्मीदें बढ़ जाती हैं दुनिया को, और दुनिया फिर आपको रीच आउट करती है। कई लोग हैं जो डर के मारे, अमेरिका के डर के मारे, या और प्रेशर्स हैं, जैसे अफगानिस्तान है, उसको पैसा सिर्फ अमेरिका से आ रहा है, बाकी सारे पैसे बंद हैं। तो वो बोलना चाहते हैं तो भी नहीं बोल पाते बेचारे एट टाइम्स, पर हमें पता है। तो कई लोग नहीं बोल पाते, लेकिन अगर 100 लोग, 84 कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, ईरान, जो आपस में दुश्मन हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि
जो बनाने वाले जो निर्माता हैं, जैसे आपने बोला रशिया, इंडिया, चाइना, तो इनके ऊपर भी एक प्रेशर आता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इस दुनिया के सेंटिमेंट को इग्नोर करेंगे आज कि नहीं यार हम बाद में देखेंगे, तो फिर हम अपना नुकसान करेंगे। तो वो भी एक रीज़न है। बाकी तो है ही है कि अमेरिका हम तीनों के पीछे पड़ा, अमेरिका ने लड़ाने की कोशिश की है, कि को खरीदने की भी कोशिश की है, कोई टूटा नहीं तीनों में से। अगर चाइना ने सपोर्ट किया, रशिया ने सपोर्ट किया भारत की, और जब स्टेटमेंट्स की बात चली, पुतिन आगे होकर बोला कि ऐसे वाले स्टेटमेंट मत दीजिए भारत और चाइना के बीच में। चाइना ने कहा जो भारत के ऊपर टैरिफ वॉर कर रहे हो ये अनफेयर है, जबकि चाइना को उन्होंने 90 डेज की विंडो दी हुई थी। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि जो खिचड़ी, जो आपकी खिचड़ी कही, पुलाव कही, बिरयानी कही, वो तो पकी है। और उसका चाइना का सपोर्ट करना, इधर हमारा जो अभी एक रेलवे का प्रोजेक्ट भी नॉर्थ ईस्ट में बन रहा है, और प्रधानमंत्री जी अरुणाचल, वो जो कोई शोर शराबा नहीं होना, ये भी एक इंडिकेशन है कि एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारी उनके साथ हो गई है। हालांकि हम सब ये जानते हैं, और जो POJ को लेने के लिए बड़े उतावले हैं। मेरा अपना ये मानना है कि POJ के आने का 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। पाकिस्तान टूट जाए तो POJ खुद ही आके दरवाजे पे खड़ा हो जाए, जब वहाँ आग लगी हुई है आज की डेट में POJ में, तो हम उसको जो भी कन्फेडरेशन बना के या उसको एक क्वारंटाइन में डाल के 10 साल जो भी करें। और दूसरा ये है कि चाइना के साथ हमारी एक युद्ध हो, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जो स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान कम है, चाइना ज़्यादा है, और उस युद्ध के बाद ये पूरा इलाका हमारे पास आए, वो एक दूसरा एक वो है। तो खिचड़ी पक्की है जवाब, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। और इसमें लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बाहर छोटे छोटे देश हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो प्रेशर भी इनके हमारे ऊपर है। तो और अच्छी डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, तभी तो रीअलाइनमेंट होगी ना। 3 कंट्रीज खड़ी हो जाएंगी तो एक और पावर सेंटर बन जाएगा। आपके पीछे फिर लोग भी खड़े होने चाहिए। और हम 74 देशों में हमारे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आज भारत के 74 देशों में, 300 कुछ प्रोजेक्ट्स भारत कर रहा है। तो वो गुडविल जो अर्न होती है वो फिर इसलिए की जाती है ना। देखो कोई यहाँ पे लंगर खोल के तो बैठा नहीं हुआ, कोई हम बोलेंगे हम इतने ही वो हैं, ऐसा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म जो गोल होता है देश का, आई थिंक उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे बाय द वे, वो अमेरिका है, वो आपको आराम से बढ़ने नहीं देगा, हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश भी करेगा। और उसके नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, काफ़ी दिन से चुप बैठे हैं वैसे बाय द वे, मुझे भी हैरानगी हो रही है 3-4 दिन से कोई निकाह शोफा चला नहीं। तो सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन ये सफ़र उसी मंजिल की तरफ जा रहा है जिसकी आप इंडिकेट कर रहे हैं। जी जी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।